भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जहां कोरोना की समस्या से जूझ रही है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि पालघर की एक मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे सोशल मीडिया में आतंक मचा रखा है। क्या होती है मॉब लिंचिंग, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके साथ ही इसके कानूनी प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, और फिर इन सब में हम जो एजुकेटेड सिटीजन्स है इनकी क्या जिम्मेदारी होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पूरा मुद्दा सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है एंड आई होप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। सो लेट्स सी द डिटेल डिस्कशन ऑफ द इवेंट ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग बेसिकली होती क्या है, पहले ये समझिए। लिंच इस वर्ड का मतलब होता है विदाउट कोर्ट्स ट्रायल और विदाउट लीगल ट्रायल। जब एक भीड़ किसी व्यक्ति को दोषी समझ लेती है या दोषी मान लेती है एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पेक्ट या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउट हमला करके या फिर वायलेंस करके उस व्यक्ति की पीट कर भीड़ द्वारा जब हत्या कर दी जाती है, तब इसे कहते हैं लिंचिंग। मॉब का अर्थ होता है ये साधारण भीड़ नहीं होती, ये एक ऐसा क्राउड होता है जो गुस्से से भरा हुआ होता है और कभी भी वायलेंट हो सकता है। सो ये है मॉब लिंचिंग। भारत जैसा देश जिसकी सांस्कृतिक नींव सहिष्णुता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, हार्मनी पर टिकी हुई है, जब ऐसे देश में इस तरीके की घटना आती है तो ऑब्वियस है कि इसे अलग अलग डायमेंशन में डिस्कशन का एक डायरेक्शन मिल जाता है। और आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया जो फिफ्थ पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का, या डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है उसके अलावा जो 5वां पिलर है वो बन गया है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया में इसके लिए जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर हम आएंगे ही, पहले हम समझते हैं कि इसके लिए कानूनन प्रावधान क्या है। सो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मॉब लिंचिंग की घटना पालघर जिले में हुई है, ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं इसके पहले भी हुई है। 2015 से लेके 2020 तक के अगर 5 साल का डेटा हम देखें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके जरिए यानी सोशल मीडिया के जरिए जो रूमर स्प्रेड किए जाते हैं उनके आधार पर बहुत सारी हत्याओं की घटनाएं सामने आई हैं। काफी घटनाएं तो ऐसी थी जिन्होंने झकझोर के रखा था भारतीय समाज को। ऐसी ही एक घटना की अगर हम बात करें तो 5 मार्च 2015 नागालैंड के एक दीमापुर के जेल में हुई घटना। जेल में बंद व्यक्ति जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जो रेप का एक्यूज है, वो अभी तक दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। उस जेल को 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ घेर लेती है, उस व्यक्ति को बाहर निकालती है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उससे परेड करवाई जाती है और उसके बाद उसे पीट कर मार दिया जाता है। इसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद दादरी की घटना, राजस्थान की घटना और अब पालघर की घटना। क्या हुआ था पालघर में, इसे अब समझते हैं। पालघर जिला महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा जिला है, जिसके खानवेल मार्ग पर एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी को गांव वालों ने रोका। रात को 10 बजे का समय था और उन गांव वालों ने उन्हें चोर समझकर पीटना शुरू किया। जब उनके ऊपर पत्थर से हमला किया तो पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तो पुलिस के सामने वो भीड़ हावी हो गई, 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। और इस हमले में वो तीनों लोग मारे गए। वो तीनों लोग निहत्थे थे। इनमें से 2 साधु थे जिनके नाम थे सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज। एक की उम्र थी 35 साल, एक की उम्र थी 70 साल। इनका एक ड्राइवर था नीलेश तेलगड़े जो 30 साल का था। इन तीनों की पीट कर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। अब ऐसे मामलों पे जब हम देखें कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो तुरंत बीइंग लिटरेट पीपल और बीइंग एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो ये होता है कि कानूनन प्रावधान क्या है। सो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए भारत में कोई सॉलिड कानून नहीं है। तो फिर किस कानून के तहत इस घटना का निपटारा किया जाता है? सो आईपीसी की धारा 153A के तहत इस तरीके की घटनाओं की सुनवाई की जाती है। इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड की धारा 302, धारा 307 यानी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसके साथ ही 323 कॉजिंग वॉल्यूंटरीली हर्ट, 147 राइटिंग, 148 राइटिंग आर्म विथ डेडली वेपन और 149 अनलॉफुल असेंबली,
इन धाराओं के तहत इस समस्या से निपटारा किया जाता है। जब ये घटनाएं सामने आई तब तुषार गांधी और तहसीन पूनावाला, ये जो दो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश 2019 में जारी किए गए थे, और ये दिशा निर्देश क्या थे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही जारी किए गए हैं। इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तो ये था कि राज्यों से ये अनुरोध किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में जहां जहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, उन सारे जगहों को, उन सारे स्थलों को आइडेंटिफाई किया जाए और एनलिस्ट किया जाए। ये फर्स्ट। इसके साथ ही भीड़ द्वारा हिंसा करने वालों पर तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए। इसके साथ SP रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए, ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। इसके साथ सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से अफवाह फैलाने पर रोकथाम करने के लिए राज्यों ने कड़े कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट है, समाज में नफरत फैलाने वालों पर IPC की धारा 153A के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके की घटनाओं की जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसी घटनाओं की सुनवाई 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही मरने वाले या मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि देने के लिए केंद्र राज्यों को दिशा निर्देश दे, इसके साथ ही मदद भी करे, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये मुआवजे की राशि इनके परिवार वालों को मिल जानी चाहिए। अगर पुलिस या जिला प्रशासन इन दिशा निर्देशों पे लागू करने में या पालन करने में, घटनाओं के रोकथाम में या जांच करने में नाकाम हो जाए, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। DGP व होम सेक्रेटरी, इन दोनों को ही कम से कम 3 महीने में एक बार इस पूरी स्थिति की एक बार समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं, और ये है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। इन सबको आप राइट डाउन करिए, एनालिसिस करिए, इनका डिटेल एनालिसिस करिए, और आपको पता ही होगा कि इन दिशा निर्देशों के आधार पर एक कमेटी बनाई गई थी, नाम था राजीव गाबा कमेटी। इस राजीव गाबा कमेटी के से संस्तुति पर हमने मासूका यानी मानव सुरक्षा कानून बिल लाया था, जो आज भी डिस्कशन में है। अब ये सब जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, या फिर बाकी की जो मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, जब ये काम कर रही है, तब हमारे क्या से जिम्मेदारियां बनती है, बीइंग लिटरेट पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये जानिए कि सोशल मीडिया जो आज आपके मोबाइल के जरिए आपके हाथ में है, इस सोशल मीडिया से जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, तब फॉरवर्डेड मैसेज को फॉरवर्ड करने के पहले उसकी असलियत जांच ले। सोशल मीडिया के जरिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स या दोस्तों से कनेक्ट हो, रूमर्स ना फैलाए। सोशल मीडिया का यूज गुड कॉज के लिए करें, रूमर स्प्रेड करने के लिए नहीं। इसका यूज आप एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूज या अलग अलग इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए कर सकते हैं। रूमर स्प्रेड करना कानूनन अपराध है, इसे समझिए। अगर सोशल इंक्लूजन की बात की जाए तो सोशल इंक्लूजन के 3 पिलर्स पर हमें काम करना होगा। एक, एजुकेशन स्प्रेड करना, एजुकेशन को वल्नरेबल क्लासेस तक पहुंचाना और इनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना एक चुनौती हो गई है, और आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे इर्द गिर्द वल्नरेबल क्लासेस है तो इनको एजुकेट करने की कोशिश करिए, इनमें लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कार्यरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ATM, बैंकिंग, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, और इनको मैक्सिमम वेजेस प्रोवाइड करने की कोशिश। और अगर हम देखें तो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। जो अलग अलग समाज के तबके हैं उनका अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे फेथ होगा तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं डेफिनेटली कम होगी। इस तरीके के
फेथ डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस फेथ बिल्डिंग के लिए काम करे। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए मिथिल IAS अकेडमी। थैंक यू सो मच। आपका